वो है एक समान त्वरित गति में पिंड द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी। देखिए हमारे पास में जो 3 समीकरणें आई थी गति की, उन समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस a t, दूसरी समीकरण थी x बराबर ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, और जो तीसरी समीकरण थी हमारी वो थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax, सॉरी s की जगह x। तो इस प्रकार से ये 3 समीकरण हमारे पास में थी। यहाँ इन तीनों समीकरणों में जो राशियां दी हुई है उनकी हम बात करें तो u जो है वो प्रारंभिक वेग है, a पिंड का त्वरण है, x पिंड का विस्थापन है, v वेग है, t समय में ये वेग प्राप्त किया है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दी हुई है। अब अगर हम इन समीकरणों की चर्चा करें तो इन समीकरणों से हम क्या क्या निकाल पा रहे हैं। हम कह रहे हैं पहली समीकरण से हम ये देख रहे हैं कि t समय पश्चात वेग कितना हो जाएगा, इसका मान हम पहली समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी समीकरण से हम t समय पश्चात पिंड का कितना विस्थापन होगा, यानी वो कितनी दूरी तय करेगा, ये हम निकाल सकते हैं t समय पश्चात। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एक तरीके से देखूं, मैं सेकंड समीकरण की ही चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा क्योंकि जो टॉपिक है वो सेकंड समीकरण पर ही आधारित टॉपिक है ये वाला हमारा। तो इस समीकरण से हम ये तो निकाल पा रहे हैं कि किसी भी पिंड ने 10 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 15 सेकंड में दूरी कितनी दूरी तय की, 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की, 50 सेकंड में कितनी दूरी तय की। लेकिन इससे हम डायरेक्टली ये नहीं निकाल पा रहे हैं कि किसी भी पिंड ने 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय की। टोटल 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की ये तो निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं टी की जगह 18 रख के। पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय की तो कैसे निकालेंगे। तो बड़ा ही सरल इसका तरीका है। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा है कि 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पिंड ने 18 सेकंड में मान लीजिए पिंड ए से बी तक पहुंचा, ये दूरी हमने कैलकुलेट कर ली। पिंड ने 17 सेकंड में कितनी दूरी तय की, ये दूरी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो 18 सेकंड में तय की गई दूरी है, इसमें से अगर हम 17 सेकंड में तय की गई दूरी को माइनस कर दें तो हमारे पास में लास्ट के 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मान आ जाएगा, यानी 18वें सेकंड में तय की गई दूरी का मान आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि आपको nवें सेकंड में, ध्यान से सुनिएगा, nवें सेकंड में दूरी का मान निकालना है या तय की गई दूरी का मान निकालना है, तो n सेकंड में कितनी दूरी तय की गई और n-1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, उसमें से इन दोनों का अंतराल आप निकाल लीजिए। देखिए फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। हमें अगर मान लीजिए निकालना हो कि किसी पिंड द्वारा टोटल 18 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, ठीक है, या 20 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है, 25 सेकंड, कोई भी एक उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए हम उदाहरण ले लेते हैं 25 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया समीकरण से कि भाई 25 सेकंड में उसने मान लीजिए 20 मीटर की दूरी तय की है, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि उसने 24 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो 24 सेकंड में मान लीजिए उसने 18 मीटर की दूरी तय की है। 24 सेकंड में 18 मीटर की और 20 सेकंड में, सॉरी 25 सेकंड में 20 मीटर की, तो 25वें सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, लास्ट वाले सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी, 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी तय की होगी। यानी इस 20 मीटर में से आप जब 18 मीटर घटा दोगे तो आपके पास में क्या आएगा, 25वें सेकंड में, 25वें, यानी जो हमने बड़ा मान लिया है वो जितने सेकंड के लिया है उतने वे सेकंड में। तो अब अगर मैं ये 25 सेकंड की जगह इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता, मैं लिखता कि भाई ये जो दूरी है, ये दूरी तो तय की थी 25 सेकंड में, 25 की जगह हम लिख देते हैं n सेकंड में, और ये दूरी तय की थी 24 सेकंड में, इसको लिख देता हम n-1 में। तो ये तो हो गया n में और ये हो गया n-1 में। फिर हमने क्या किया था, इस 20 मीटर में से किशन आचार्य माइक ऑफ करो, किशन आचार्य माइक ऑफ करो, किशन आचार्य माइक ऑफ करो अपना। वापस से हम अपनी बात पर आ जाते हैं। तो मैं जो बात कह रहा था उसी पर वापस आ रहा हूं मैं, कि अगर हमें
25वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है। तो हमने क्या किया कि 25 सेकंड में कितनी दूरी तय की, उसमें से 24 सेकंड में कितनी दूरी तय की, इसको माइनस कर दिया। तो अगर nवें सेकंड में दूरी निकालनी है तो n सेकंड में कितनी तय की और n-1 में कितनी की, माइनस कर दो। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझें कि एक और उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी पिंड ने 15 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की है, 15 सेकंड में 15 मीटर की दूरी तय की है, और 14 सेकंड में 12 मीटर की दूरी तय की है। तो 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय की है ये निकालना है। तो भाई 15 सेकंड में टोटल तय दूरी 15 मीटर, माइनस 14 सेकंड में टोटल तय दूरी 12 मीटर। तो जब 15 में से आप 12 घटाया, आपने इस राशि में से ये राशि को घटा दिया, तो आपके पास में क्या आ गया, 3 मीटर। 15वें सेकंड में तय दूरी यानी कि 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, लेकिन आपने किया क्या एक्चुअल में, आपने अगर मैं 15 को n मानूं तो मुझे 14 को क्या मानना पड़ेगा, n-1, यानी हम कहेंगे n-1 n, यानी आपको पहले n सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है, फिर n-1 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है और माइनस कर देना। ऐसा माइनस करने से आपके पास में nवें सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो बस अब इसी चीज को हम यहाँ पर काम में लेंगे। ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं गति का जो द्वितीय समीकरण है वो कहता है कि x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम यहां पर ये मान लें कि किसी भी पिंड ने nवें सेकंड में जो दूरी तय की है उसका मान xn है। ठीक है, तो अगर हम इसका मान निकालना चाहें तो हम कहेंगे n सेकंड में तय दूरी, n सेकंड में तय दूरी, इसको मैं मान लेता हूं xn। कितनी होगी भाई, t सेकंड में दूरी के लिए ये सूत्र है, तो n सेकंड में तय दूरी के लिए t की जगह n रख दो। t का मान कितना हो गया हमारे पास में इस प्रश्न में, n सेकंड, तो t की जगह n रख देते हैं। ये हो गया u इंटू एन प्लस 1/2 a इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। देखो ध्यान से समझ लो फिर से, t सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र ये रहा, x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि समय का मान हम t लेते हैं तो तय की गई दूरी का मान यानी विस्थापन का मान हमारे पास में आता है x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर समय का मान आप n सेकंड लोगे तो t की जगह n रख देते हैं। अब दूसरा हम निकालेंगे n-1 सेकंड में तय दूरी। n-1 सेकंड में तय दूरी निकालना चाहे तो x की जगह आ जाएगा xn-1 बराबर u, t की जगह कितना आ जाएगा, पहले t की जगह n लिया था तो n आया था, अब t की जगह n-1 लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा n-1 प्लस 1/2 इंटू a, फिर से t की जगह क्या आ गया, n-1 का होल स्क्वायर। तो दो समीकरण हमारे पास में आ गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इन दोनों समीकरणों को, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको समझना। जो पीडीएफ में हमने लिखा है उससे भी थोड़ा सा इजी से हम इसको समझ पाएंगे। देखिए हमने कहा कि t सेकंड में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी का समीकरण x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। जब समय का मान t हो तो जो तय दूरी है उसका मान ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। लेकिन जब t का मान n सेकंड हो यानी n सेकंड में तय की दूरी निकालनी हो तो xn बराबर t की जगह आ जाएगा n un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। और अगर t बराबर n-1 सेकंड में तय की गई दूरी आपको निकालनी हो तो स्मॉल t की जगह क्या आ जाएगा, n-1। तो जो समीकरण है उसमें हम स्मॉल t की जगह लिख देंगे n-1। तो स्मॉल t की जगह n-1 हमने लिख दिया। n-1 सेकंड में तय की गई दूरी बराबर xn-1 un-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का स्क्वायर। हमने केवल क्या किया है, जब n सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी थी तो t की जगह n रख दिया, और जब n-1 सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी थी तो t की जगह n-1 रख दिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण संख्या 2 में से समीकरण संख्या 3 को घटा देंगे, जैसे हमने पहले किया था कि 15 सेकंड में तय की गई दूरी 15 मीटर में से 14 सेकंड में तय की गई दूरी 12 मीटर को घटा दिया था। 15 सेकंड में तय की गई दूरी में से 14 सेकंड में तय की गई दूरी को घटाया था,
तब हमारे पास में 15वें सेकंड की दूरी आई थी। तो ऐसे ही n सेकंड में तय की गई दूरी में से n-1 सेकंड में तय की गई दूरी को घटाएंगे तो nवें सेकंड की दूरी हमारे पास में आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 3 को घटा देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? देखो सिर्फ हमने क्या किया है, यहां पर n सेकंड में तय की गई दूरी निकाली है और n-1 सेकंड में तय की गई दूरी निकाली है। जब आप इसको घटा दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, nवें सेकंड में तय की गई दूरी आएगी। तो ये एक ही सेकंड में तय की गई दूरी, लेकिन वो एकवा सेकंड कौन सा होगा, 14वां सेकंड होगा कि 15वां होगा कि 16वां होगा कि 18वां होगा, वो बात अलग है। तो हम यहां पर मान रख देते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमें 15वें सेकंड में nवें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, n सेकंड में तय की गई दूरी xn माइनस nवें सेकंड में तय की गई दूरी n-1 सेकंड में तय की गई दूरी xn-1। ठीक है, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर, आ रहा है। ठीक है, अब देखो xn का मान रखते हैं हम, कितना है, un प्लस हाफ ऑफ an का स्क्वायर। ठीक है, और xn-1 का मान कितना है, un-1। ठीक है, ये देखो ये होल ब्रैकेट आएगा, ये पूरी जो राशि है ना, ये तीसरी समीकरण, ये पूरी की पूरी हमें ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी, प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर। तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को खोलेंगे और इस वाले पद को भी खोलेंगे। तो देखो खोलते हैं अपन, खोलने के बाद में हमारे पास में क्या आता है। तो पहला तो हमारे पास में आ गया xn-1 माइनस xn प्लस -1, इसको अपन मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए dn। dn का मतलब है nवें सेकंड में तय की गई दूरी, हमने इसको क्या मान लिया है, dn मान लिया है, बराबर। अब पहला पद तो हमारे पास में un एज इट इज है, दूसरा पद 1/2 an स्क्वायर, ये भी एज इट इज है, माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर की चीजों की बात करते हैं। तो देखो ये जो u है वो इस n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, un। ठीक है, और जब ये u इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का u। ये तो पहला ब्रैकेट खुल गया हमारा, प्लस 1/2 इंटू a। अब क्या करना है, इस n-1 के होल स्क्वायर को खोलना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र आप सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाना प्लस पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस ए 2ab। स्क्वायर माइनस 2a। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो जब दो संख्याओं के व्यकलन का वर्ग हम निकालते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों का वर्ग लिखो पहले। तो पहली संख्या का वर्ग लिखना है n का वर्ग, प्लस दूसरी संख्या 1 का वर्ग 1, माइनस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो ये हो गया 2n इंटू 1। तो 2n इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 2n। तो ये हमने इस ब्रैकेट को खोल दिया है। ठीक है, अभी तक हमने केवल क्या किया है, इस ब्रैकेट को खोला है। देखो यहां पर भी आप देख सकते हो, ये पहले वाला जो ब्रैकेट है उसमें हमने क्या किया, अंदर क्या था ब्रैकेट में, अंदर था un-1 प्लस 1/2 an-1 का होल स्क्वायर। तो ये पहला जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो आपके पास में आएगा un-u, और जो दूसरा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को अगर आप वर्ग को खोलोगे तो आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब ये जो हमने ब्रैकेट खोला है, अभी अंदर वाला ब्रैकेट खोला है, अब हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इस बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे, और बड़े ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, dn बराबर un प्लस 1/2 an स्क्वायर, ये तो एज इट इज है। ठीक है, अब जैसे देखो बड़े ब्रैकेट को खोला तो बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस की संख्या है वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की संख्या है वो माइनस हो जाएगी। तो un पहला जो पद है हमारे पास में un, वो कैसा है हमारे पास में, प्लस का है, लेकिन ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का un। दूसरा पद है माइनस का u, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का u। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आएगा, 1/2 a को अपने को गुणा करना है और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बाहर वाले माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है और 1/2 a से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1/2 a से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 a n स्क्वायर आ गया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया माइनस। ठीक है बेटा, दूसरा देखो, दूसरा पद भी क्या है, 1/2 a इंटू 1, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे तो वापस वही संख्या आ जाएगी, वापस से 1/2 a ही आ गया, और ये प्लस का है, ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस आ गया।
ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या है हमारे पास में अंदर, हमारे पास में अंदर है 2n और बाहर है 1/2a। ठीक है, ये माइनस का है और बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो प्लस एक तो माइनस अंदर, एक माइनस तो अंदर है और एक माइनस बाहर है, दोनों गुणा होंगे तो प्लस हो जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, तो देखो ये un से un कट गया, यहाँ पर भी देख सकते हो ये un से un कट गया, 1/2 an² से 1/2 an² कट गया, ये 1/2 an² से 1/2 an² कट गया। अब जो भी बचा हुआ है उसको अपन लिख देते हैं। ठीक है, जो भी बचा हुआ है अपने पास में उसको अपन लिख देते हैं। तो देखो पहला पद तो अपने पास में क्या बचा हुआ है, पहला पद तो अपने पास में बचा हुआ है u। ठीक है, और दूसरा जो है वो ये दो पद बचे हुए हैं। अब इन दोनों पदों में से मैं पहले इस पद को लिख रहा हूं प्लस 1/2a2n, लास्ट वाले पद को पहले लिख रहा हूं, और जो बीच वाला पद है ये इसको बाद में लिख रहा हूं। लिख सकते हैं, चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब इन दोनों में से क्या अपन देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यहां पर हमारे पास में u तो u की जगह ही है, ठीक है, प्लस 1/2 और a ये आ रहा है अपने पास में कॉमन, तो पहले पद में से तो बचेगा 2n और दूसरे पद में से बचेगा 1, तो ये आ गया 2n - 1। तो ये हमारे पास में nवें सेकंड में तय की गई दूरी है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे हमने ब्रैकेट को खोला तो हमारे पास में एक समीकरण जो आप सामने देख रहे हो इस तरह की समीकरण आ गई है। इसमें un से un कट गया है, 1/2an² से 1/2an² कट गया है, बचा क्या, पहला बचा आपके पास में u एज इट इज लिख दिया। और ये वाला जो पद है और लास्ट वाला जो पद है, इन दोनों में से 1/2a कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, 1/2a कॉमन ले लिया, 1/2a कॉमन ले लिया, तो पहले पद में से तो आपके मुकेश रेगर अपनी माइक ऑफ करो। चलो वापस आ जाते हैं हम। हमारे पास में जो पद बचे हुए हैं मैं उन पदों को लिख देता हूं एक बार फिर से। मैं ये डिस्क्राइब कर रहा था आपको, जो पद हमारे पास में बचे हुए हैं उन पदों को लिख देते हैं और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में क्या क्या पद बचे हुए हैं, हमारे पास में एक तो बचा हुआ है u, एक बचा हुआ है माइनस का 1/2a, एक बचा हुआ है प्लस का an। अब देखो ये वाला जो पद है ना, मैंने क्या किया था, 1/2a इंटू 2n में से 2 से 2 को काटा नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे 1/2a को कॉमन लेना था। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो इसमें 2 से 2 को काट दिया, इसलिए बचा हुआ क्या है आपके पास में an। कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। हमने क्या कहेंगे, हम इसमें u तो अपनी जगह है, ठीक है, हम इसको जमा करके लिख लेते हैं an - 1/2a। मैंने सेकंड पद को लास्ट में और लास्ट पद को सेकंड पद पे लिख दिया u। अब अगर मैं 1/2a कॉमन लूं, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग दे देना, तो हमने किस में से कॉमन लिया है, an में से 1/2a कॉमन लिया, यानी an में 1/2a का भाग दे देते, तो a से कट गया और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2n। ठीक है, माइनस ये माइनस वाला चिन्ह जो सूत्र में दिया हुआ है। फिर क्या करना है आपको, 1/2a में से 1/2a कॉमन लेना है, तो 1/2a में से 1/2a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1, तो ये आ गया 2n - 1। तो इस प्रकार से हम nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में एक समीकरण था, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मान निकालिए। और अगर इस न्यूमेरिकल से मुझसे कोई कहे कि किसी भी पिंड का त्वरण जो है वो इतना है, प्रारंभिक वेग इतना है, तो 15वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालिए, ये निकाल दी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने एक सूत्र लिखा है dn = u प्लस 1/2a, ब्रैकेट की राशि को यहां लिख देता हूं 2n - 1। और एक सूत्र था हमारे पास में x = ut प्लस हाफ at²। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है, अगर आपसे कोई पूछे 15 सेकंड में तय की गई दूरी निकालो तो इस दूसरे सूत्र से निकालनी है, और कोई कहे 15वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालो तो इस पहले सूत्र से निकाल। कुल 15 सेकंड में तय की गई दूरी दूसरे सूत्र से, कुल 15वें सेकंड में, 15 सेकंड में नहीं की, 15 सेकंड में की जगह 15वें सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी हो तो इस फर्स्ट सूत्र से, यानी n सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है तो सेकंड सूत्र से,
और n वे सेकंड में तय की गई दूरी निकालनी है तो फर्स्ट सूत्र से आपको निकालनी होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और टॉपिक आज हम देखेंगे, छोटे छोटे से कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, उनको हमें देखना है और ये चैप्टर फिर हमारा खत्म हो जाएगा। हमारा नया टॉपिक है मुक्त पतन, फ्री फॉल। जब भी किसी चीज को मुक्त रूप से गिराया जाता है तो उसको अपन कहते हैं मुक्त पतन। यदि कोई पिंड को गुरुत्व बल के अधीन इस प्रकार से गिराया जाए कि उस पर अन्य प्रकार का कोई भी बल कार्य नहीं करे, या उस पर अन्य प्रकार के जो बल कार्य कर रहे हैं उन्हें नगण्य माना जा सके, तो पिंड की गति को हम कहते हैं मुक्त पतन। अब देखो मुक्त पतन में क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक पिंड को आप यहां ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, गुरुत्वीय बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और इसका मान जो होता है वो होता है m × g। ठीक है, या हम ये कहें कि जब भी कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे गति करता है तो उसका त्वरण जो होता है वो g होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि यदि पिंड की गति गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है तो ये +g होगा, और गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी पिंड की जो गति की दिशा है वो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में है तो हम +g लेंगे, और अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में, मैं उल्टा बोल गया थोड़ा सा, हम इसको x y अक्ष के रूप में लेंगे। तो देखो किस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं, फिर से समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए कोई पिंड नीचे की तरफ गिर रहा है और इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल mg कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि इस पिंड का जो पतन है या इस पिंड की जो गति है वो कहलाती है मुक्त पतन। अब मुक्त पतन में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, हमेशा याद रखें जब भी किसी पिंड को गिराया जाता है तो उसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो होता है 0। हमेशा ही प्रारंभिक वेग 0 होगा। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, जो धनात्मक y अक्ष है उसे ऊपर की ओर लेते हैं और ऋणात्मक y अक्ष को नीचे की ओर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पिंड चाहे ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और चाहे पिंड नीचे आ रहा हो, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ ही लगेगा। पिंड गति चाहे ऊपर करे और चाहे नीचे की ओर करे, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कहां लगेगा, नीचे की ओर, और नीचे की ओर की दिशा को हम माइनस का y अक्ष मानते हैं। ठीक है, हमेशा यह भी याद रखें कि जिस दिशा में बल कार्य करता है त्वरण भी उसी दिशा में होता है। तो बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है तो त्वरण भी नीचे की ओर ही होगा। ठीक है, तो त्वरण का मान हो जाएगा a = g, और वो भी किस तरफ, नीचे की ओर। अब चूंकि ऊपर की दिशा को हम प्लस लेते हैं तो नीचे की दिशा को हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस। इसलिए पिंड का जो त्वरण होगा वो हमारे पास में कैसा होगा, a = -g। हमेशा याद रखना कि जब पिंड को नीचे गिराया जा रहा है, जब भी पिंड को नीचे गिराया जा रहा है तो पिंड पर जो प्रारंभिक वेग है u उसका मान 0 होगा। पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है, चाहे पिंड ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो। इसलिए त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान ऋणात्मक लिया जाता है, क्योंकि नीचे की ओर की दिशा को हम -y अक्ष मानते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी a आएगा, a की जगह हम क्या काम में लेंगे, -g। -g क्यों, क्योंकि जब भी पिंड गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति करता है तो उसका जो त्वरण होता है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, यानी a को अपन कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण g यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अंग्रेजी में इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमारे पास में दो चीजें आ गई, एक तो u का मान 0 होगा और एक a का मान -g होगा। तो अब जो समीकरण है हमारे पास में वो किस प्रकार से चेंज हो जाएंगी, तो देखो पहली समीकरण थी v = u + at। अब इसमें से u तो हो गया 0 और a की जगह आ गया -g, तो समीकरण क्या आ जाएगा, v = -g × t। v = -g × t, ये हमारे पास में आ गया क्योंकि u का मान तो 0 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, यहां पर इसे हाईलाइट भी कर देता हूं मैं, v = 0 - gt। 0 - gt क्यों आया है, क्योंकि a की जगह माइनस का g आ गया है हमारे पास में। ठीक है, अब g का मान कितना है, तो जो g है उसका मान होता है 9.8। g का मान कितना होता है,
9.8 होता है। तो जी की जगह अगर हम 9.8 रख देंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.8 इंटू टी। अब ऐसे अगर अपन दूसरा समीकरण काम में लें तो दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, x बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब देखो x बराबर कितना आ जाएगा, u का मान तो हो गया 0 इंटू टी प्लस 1/2 a की जगह आ गया माइनस का g और इंटू टी स्क्वायर। तो 0 इंटू टी बराबर क्या हो गया 0, यानी पहला पद तो हो गया आपके पास में 0 और दूसरा पद आपके पास में हो गया माइनस का 1/2, ये माइनस बाहर आ गया ना, इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। यानी कि अगर मैं एक साथ लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x बराबर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये जो समीकरण हमारे पास में है x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u का मान 0 रख देंगे तो पहला पद तो 0 हो गया और दूसरे पद में a की जगह आ गया माइनस का g। अब देखो g का मान कितना होता है, g का मान होता है 9.8। 9.8 अब अपने पास में समीकरण है x बराबर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। हमारे पास समीकरण है x बराबर माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो x बराबर माइनस का हाफ, ठीक है, और g का मान हो गया 9.8 इंटू टी स्क्वायर। 9.8 में 2 का भाग दोगे तो हो जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप इसकी जगह ये वाला समीकरण काम में लेना। अब आप सोच रहे होंगे जब समीकरण दोनों एक ही है तो फिर ये वाला क्यों नहीं, लास्ट वाला समीकरण क्यों नहीं, हम फिर बार बार मान रखें क्यों, हम तो सीधे 4.9 ही रख देते हैं। इसमें गलती क्या होती है, गलती होती है, मान लो आपको किसी ने कह दिया कि 2 सेकंड में किसी पिंड द्वारा मुक्त पतन में तय की गई दूरी निकालो, तो आप क्या करते हो, x बराबर माइनस का 4.9 इंटू 2 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, 2 सेकंड का स्क्वायर। 2 सेकंड का स्क्वायर कितना होता है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, 2 सेकंड का 4 सेकंड स्क्वायर होता है। तो x बराबर आ गया माइनस का 4.9 इंटू 4 सेकंड का स्क्वायर। अब 4.9 को 4 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 19.6 हो जाएगा, माइनस का 19.6, ठीक है, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो गया ना ये गलत, क्या गलती है इसमें, आप देख रहे हो दूरी का मात्रक सेकंड स्क्वायर आ रहा है, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इस 4.9 का मात्रक लिखा ही नहीं। ये क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सूत्र में नहीं लिखा हुआ था। अब अगर अपन जी वाला सूत्र काम में लेते तो हमें याद रहता कि जी का भी मात्रक लिखना है और टी का भी मात्रक लिखना है। तो जी का मात्रक कितना होता है, जी का मात्रक वही होता है जो त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब तीसरी समीकरण देखें तो तीसरी समीकरण हमारे पास में क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2ax। तो इसमें a की जगह तो आ जाएगा माइनस जी और u की जगह 0, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का g इंटू एक्स। तो ये हो गया वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2g x। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 समीकरण आ गए हैं, ठीक है। तीनों समीकरणों को मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। अब जो समीकरण हमारे पास में आए हैं वो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे स्क्रीन पर, मैं उनको अंडरलाइन कर देता हूं, हाईलाइट कर देता हूं। तो पहला समीकरण है ये v बराबर माइनस का g इंटू टी। दूसरा समीकरण है x बराबर माइनस का 1/2g टी स्क्वायर। और जो तीसरा समीकरण है हमारे पास में वो है वी स्क्वायर बराबर माइनस का 2gx। अब अगर आपको वेग और समय के बीच में ग्राफ बनाना है तो आपको ऐसी समीकरण काम में लेनी पड़ेगी जिसमें वेग और समय दोनों है। तो आप देख सकते हैं ऐसा पहली समीकरण में है। आप ये भी देखेंगे कि वेग और समय दोनों की घात कितनी है, 1 1 है। जिनके मध्य ग्राफ बना रहे हो अगर उन दोनों की घात 1 1 हो, जिनके मध्य ग्राफ बना रहे हो अगर उन दोनों की घात 1 1 हो तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ग्राफ हमेशा सीधी रेखाएगा। नवरत्न शर्मा अपना माइक ऑफ कर लो। v और t के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं तो ये तो हो गया हमारा समय अक्ष,
हमारा वेग अक्ष, इन दोनों के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं, दोनों की घात एक एक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? सरल रेखा। जब भी जिनके बीच सरल में ग्राफ रेखा। बना रहे हो, अगर उन दोनों की घात एक एक हो तो सीधी रेखा ग्राफ आता है। नंबर एक बात। दूसरी बात, इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पद v का है और दूसरा पद t का है, इसके अलावा कोई पद नहीं है। जब ऐसा हो कि जिनके बीच में ग्राफ बन रहा हो और उनके अलावा कोई भी पद नहीं हो, तो ग्राफ हमेशा शून्य से शुरू होता है। तो ये हमारा ग्राफ आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने समय अक्ष को यहाँ पे क्यों लिखा, वेग अक्ष को यहाँ क्यों लिखा, समय को यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? क्योंकि समय का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए समय को हमने प्लस एक्स अक्ष की तरफ लिखा है। समय हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हमने इसको प्लस एक्स अक्ष की तरफ लिखा। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो दूसरा ग्राफ किसका होगा? दूसरा ग्राफ हमारे पास में होगा समय और विस्थापन के बीच में। ये विस्थापन, ठीक है, और ये समय, समय और विस्थापन के बीच में। तो आप देखेंगे समय और विस्थापन के बीच में ग्राफ बनाना है तो दूसरा समीकरण काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे समीकरण में समय और विस्थापन दोनों है। आप देखेंगे इसमें t की घात तो 2 है और x की घात कितनी है? 1। जब भी एक राशि की घात 1 और दूसरी घात 2 हो, तो जो ग्राफ होता है वो परवलाकार ग्राफ प्राप्त होता है। परवलाकार ग्राफ कैसा होता है? तो परवलाकार जो ग्राफ है वो हमें ऐसा प्राप्त होता है। ये देखो ऐसा मैं बना रहा हूं यहाँ पर, ये इस तरह का। तो ये ग्राफ हमें इस प्रकार का प्राप्त होगा, ये इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आधा ही बनाया आपने, पूरा तो बनाया ही नहीं। तो जो आधा भाग है वो इस तरफ उपस्थित है इसका, वो हमने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि समय का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समय का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए हमने इसको इतना ही बनाया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है इसका आधा भाग क्यों बनाया हमने? परवलाकार का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा परवलय बने, परवलय का एक हिस्सा भी परवलाकार ही होगा। ये जो आधा हिस्सा है एक तरफ का, ये भी परवलय ही होगा। पर ये हमने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा होना चाहिए हमारे पास में? ऐसा होना चाहिए जिसमें समय का मान धनात्मक हो, क्योंकि समय का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम ये ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि nवें सेकंड में कितनी दूरी तय करते हैं, और हमने एक और चीज सीखी है कि जब कोई पिंड मुक्त पतन यानी मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरता है तो कितनी दूरी तय होती है। अब अगर मैं त्वरण और समय के बीच में ग्राफ बनाना चाहूं, त्वरण और समय के बीच में, तो हमारे पास में तीनों समीकरणों में से कोई भी समीकरण ऐसा नहीं है जिसमें त्वरण और समय दोनों अलग अलग अक्ष के रूप में हो, दोनों अलग अलग राशि के रूप में हो। तो चूंकि वेग और समय के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा है, और वेग समय ग्राफ का ढाल क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका मतलब हम कहेंगे इसका मतलब हम कहेंगे इस ग्राफ का ढाल त्वरण होगा। जब भी कोई ग्राफ सरल रेखा होता है तो उसका जो ढाल होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब त्वरण का मान क्या है? कांस्टेंट है। तो त्वरण का मान कांस्टेंट कितना है? तो हमने पहले ही देख लिया, जी का मान हमारे पास में फिक्स है 9.8 है और ये बदलता नहीं है। तो ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा हमें। ऐसा क्यों बनाया? मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब किसी एक राशि का मान नहीं बदलता है तो ग्राफ कैसा होगा? हमेशा उस अक्ष के समान लंबवत होगा जिसका मान नहीं बदल रहा है। तो चूंकि त्वरण का मान नहीं बदल रहा है, ये त्वरण अक्ष है और ये समय अक्ष है, तो ग्राफ जो है हम त्वरण अक्ष के लंबवत